नमस्ते, राधे राधे। सभी को प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इन क्लास में हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगी। जो विद्यार्थी एमपी सेट, नेट और वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तथा अन्य राज्य की परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी और जितनी परीक्षा जिनमें हिंदी आती है उनके लिए परीक्षा लाभदायक होगी। और जो वनडे एग्जाम है जैसे यूपीएसआई, एमपीएसआई में 70 नंबर की हिंदी आती है उनके लिए, तथा जो एसएससी की एग्जाम होती है वो जितनी भी परीक्षाएं जिनमें हिंदी आती है उन सबके लिए ये परीक्षा आपके लिए लाभदायक होगी। मार्केट में हिंदी साहित्य की बहुत सारी किताबें हैं मौजूद है, तो मैं उन सभी किताबों का निचोड़ आपको इस कक्षा में पढ़ा रही हूँ। तो हमने अभी तक हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की थी। हम आज हिंदी को पढ़ेंगे। तो पहले हम जितनी भी भाषाएं हुई हिंदी से पहले उनकी एक बार रिविजन कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लासों में क्या पढ़ा, क्योंकि अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो एक बार पिछली क्लासों का रिवीजन करना जरूरी है। उसके बाद हम हिंदी को पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे चरण आएंगे कि हमारी हिंदी भाषा कैसे बनी, फिर हिंदी की बोलियां कितनी, उपभाषाएं कितनी, तो हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हमारी हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ। हमारी सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत से वैदिक लौकिक संस्कृत बनी, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ। मैंने सभी भाषाओं का समय आपको लिखाया था, कौन सी भाषा का क्या समय है। उसके बाद मैंने आपको हिंदी संस्कृत में हम वैदिक संस्कृत के बारे में आपको बताया था कि ये वेदों की भाषा है। सबसे पहले वेदों की जो रचना हुई थी वह वैदिक संस्कृत में थी, इसलिए इसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। सबसे पुराना जो हमारा ऋग्वेद है उसकी रचना वैदिक संस्कृत में हुई है। और हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये चारों वेदों की रचना हमारी किसमें हुई है? वैदिक संस्कृत में हुई है। उसके बाद हम लौकिक संस्कृत के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो मैंने आपको बताया था कि जब वैदिक संस्कृत का प्रचार प्रसार जब जनता में, जन जन में होने लगा, लोगों में होने लगा, तो उसे लौकिक भाषा कहा जाने लगा। इस प्रकार जो लौकिक संस्कृत है उसमें जो रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना हमारी लौकिक संस्कृत में हुई। उसके बाद हमारी पाली भाषा की रचना हुई। जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने अपने बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार किया वह किसमें किया? पाली भाषा में किया। तो बौद्ध धर्म की भाषा क्या है? पाली भाषा। तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद पाली भाषा आई जो बौद्ध धर्म की भाषा है। इसे बौद्ध धर्म की रक्षा करने वाली भाषा भी कहा जाता है। पाली का अर्थ होता है पालने वाली, यानी कि बौद्ध धर्म की रक्षा करने वाली। जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है, त्रिपिटक जिसमें विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम पिटक तीनों पिटक आते हैं, इन तीनों की रचनाएं भी पाली भाषा में हुई। तो आपसे पूछा जाएगा बौद्ध धर्म की भाषा क्या है? पाली भाषा। और सर्वाधिक बौद्ध धर्म की रचना पाली भाषा में हुई। उसके बाद हम प्राकृत भाषा के बारे में देखते हैं। तो जो बौद्ध धर्म आया उसके बाद जैन धर्म का भी प्रचार प्रसार होने लगा। तो महावीर जैन है, उन्होंने अपने धर्म की भाषा प्राकृत भाषा को बनाया और सर्वाधिक जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे जाने लगे। तो प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है जिन्होंने प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखा है। उसके बाद प्राकृत के बाद हम अपभ्रंश भाषा में आए। तो अपभ्रंश भाषा का अर्थ भाषा का बिगड़ा हुआ रूप कहा जाता है, या भाषा का पतन अपभ्रंश भाषा में देखा जाता है। क्योंकि जब भाषा इतने चरणों से होकर गुजरी तो स्वाभाविक ही था कि भाषा के रूप में परिवर्तन आना या भाषा में पतन आना। तो अपभ्रंश को आधुनिक काल और मध्यकालीन आर्य भाषा के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। इसे संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है तथा इसे योगात्मक भाषा भी कहा जाता है। जो मैंने बताया था आपको कि अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को कहा जाता है और अपभ्रंश का जो अंतिम कवि है वह रहिंदू को कहा जाता है। फिर मैंने बताया था आपको कि अपभ्रंश का जो वेदव्यास है वो भी स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को कहा जाता है। और अपभ्रंश के जो व्याकरण करता है, ये अपभ्रंश के जो वेदव्यास है अपभ्रंश का जो वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है और अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को कहा जाता है। तो अपभ्रंश का जो वेदव्यास है वह कहा जाता है पुष्पदंत को। इस प्रकार स्वयंभू का ग्रंथ पाहुचर्यों की रचना भी अपभ्रंश भाषा में हुई थी। इस प्रकार हमने इन भाषाओं की डिटेल से चर्चा करी थी। तो जो विद्यार्थी मेरी कक्षा में पहली बार ले रहे हैं ये वाली क्लास, मैं आपसे निवेदन करूंगी आप जो पीछे जो मैंने क्लास आपको पढ़ा दी है उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, और आप चैनल को विजिट करेंगे तो आपको पुरानी सारी कक्षाएं भाग 1 भाग 2 करके आपको मिल जाएगी। उनके ऊपर मैंने वैसे भी टाइटल डाला हुआ है कि मैंने कौन सी भाषा के बारे में आपको पढ़ाया है। तो पिछली क्लासों को देखिए, उसके बाद आपको आज जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आएगा और जो मैंने रिवीजन करा है वो भी समझ में आएगा। तो अब हम हिंदी के बारे में देखते हैं, हिंदी किस भाषा का शब्द है। उसके बाद हम हिंदी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हम क्लास को शुरू करते हैं आज की। देखिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं, जो भी आज की आधुनिक जो भाषा है वह हिंदी भाषा है। जो हम अभी बोल रहे हैं वो हिंदी भाषा।
तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। तब सबसे पहले पूछा जाएगा कि जो हम हिंदी भाषा बोलते, कोई बोलेगा कि हिंदी स्वयं हिंदी का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। आपको स्टार लगाना है। उसके बाद फारसी भाषा ईरानियों द्वारा बोली जाती है। तो फारसी भाषा किसके द्वारा बोली जाती है? प्रश्न आपके बनेगा। तो फारसी भाषा ईरानियों के द्वारा बोली जाती है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है और फारसी ईरानियों द्वारा बोली जाती है। फिर हिंदी की उत्पत्ति सिंधु से हुई थी, यानी जो हमारे सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वह ईरान लोग आकर बसे थे। तो कहा जाता है कि हिंदी जो शब्द है या हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वह सिंधु शब्द से मानी जाती है। अब सिंधु शब्द से कैसे उत्पत्ति हुई हम देखते हैं। सबसे पहले सिंधु शब्द आया, जिसे भाषा के रूप में परिवर्तन हुआ, जो शब्दों के रूप में परिवर्तन होता गया। तो सिंधु शब्द आया, सिंधु से हिंदू शब्द बना, हिंदू, है ना। सिंधु शब्द, सिंधु से स को, जो ईरानी थे वह स को ह करते थे, तो सिंधु से वह हिंदू बना, हिंदू बना, फिर हिंदू से वह हिंदू बना, ये हिंदू है, फिर ये हिंदू बना, और हिंदू से फिर हिंद शब्द बना, और हिंद शब्द से फिर हमारा आधुनिक हिंदी शब्द का जन्म हुआ। इस प्रकार सिंधी भाषा से या सिंधु भाषा से हमारी हिंदी भाषा के शब्द का जन्म हुआ है। और हिंदी की जननी कहा जाता है संस्कृत को का। तो आप लिख लीजिए कि हिंदी को, हिंदी भाषा को नहीं, सॉरी, संस्कृत भाषा हिंदी की जननी है। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ था संस्कृत से, और जो हमारी हिंदी है वह फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द भले फारसी भाषा का है, पर जो जननी है इसकी संस्कृत, क्योंकि संस्कृत से ही भाषाओं का विकास होते होते हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ, इसलिए संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। यह पॉइंट भी आप नोट कर लेना। उसके बाद फिर इसका समय मैंने बताया था 1000 ईस्वी, यानी कि 1000 ईस्वी से जो अब तक की जो भाषा है वह हमारी हिंदी भाषाएं मानी जाती है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक है, उन्होंने हिंदी के बारे में क्या कहा या हिंदी की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा हम वो देखते हैं। शुक्ल ने कहा था शुक्ल ने कहा है कि आरंभ में ही हिंदी की शुरुआत सिद्धों से हुई थी। शुक्ल कहते हैं कि हिंदी की जो आरंभ में शुरुआत हुई थी वह किनसे हुई थी? सिद्धों से हुई थी। तो पूछ लिया जाएगा कि किस आलोचक ने कहा है कि हिंदी की जो शुरुआत है वो सिद्धों से हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि हिंदी की शुरुआत सिद्धों से हुई थी। उसके बाद हरदेव बहारी, ये शुक्ल का कथन है। अब आचार्य हरदेव बहारी ने क्या कहा था कि हिंदी मध्य देश की सारी बोलियों का समूह है। और वह कथन दे दिया जाएगा कि हिंदी मध्य देश की सारी बोलियों का समूह किसने कहा है? यह आचार्य हरदेव बहारी का कथन है। और हिंदी की शुरुआत सिद्धों से मानी है, ये शुक्ल का कथन है। उसके बाद हिंदी प्रदेशों की संख्या, यानी कि हमारे भारत में जो 55 राज्य है उसमें से मात्र जो 10 राज्य है वहीं की राज्य की भाषा हिंदी है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान में कितने प्रदेश भारत में हिंदी प्रदेश है? तो 10 प्रदेशों की भाषा, राज्य की भाषा हिंदी है। अब हम 10 ही प्रदेशों को देखते हैं। पहले ही एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश, आरजे राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। कौन कौन से 10 राज्य? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इन 10 प्रदेशों की राज्य की भाषा क्या है? हिंदी, यानी कि वहां के जो भी राज्य की कार्य होंगे वह हिंदी भाषा में होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी 5 उपबोलियां हैं और 18 बोलियां हैं। इसको हम डिटेल से कल अच्छे से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि आपसे पूछा जाए कि हिंदी की कितनी उपबोलियां हैं। हिंदी की 5 उपबोलियां हैं जो विस्तार से पढ़ेंगे एक एक उपबोली को, और उन्हीं उपबोलियों के अंदर 18 बोलियां हैं। तो आपसे पूछा जाए कि हिंदी की कितनी उपबोलियां हैं? हिंदी की 5 उपबोलियां हैं तथा हिंदी की 18 बोलियां हैं। मैंने आज आपको हिंदी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि हमारी जो हिंदी है
उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। अब हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कल हिंदी की 5 बोलियां उपबोलियां पढ़ेंगे और उन उपबोलियों में कौन कौन सी बोलियां उनको पढ़ेंगे। फिर हम हर एक बोली को डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि बोलियों से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, किस बोली में और कौन कौन सी उपबोलियां बोली जाती है, कौन सी बोली में साहित्य की रचनाएं हुई, अगर साहित्य की रचना हुई तो उस बोली के लेखक कौन है, उस बोली में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए। तो हम उन बोलियों की चर्चा करेंगे। फिर हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति देखेंगे कि हमारे संविधान में हिंदी को कैसे मान्यता मिली, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तथा किन किन भाषाओं को संविधान में स्थान दिया गया है। पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। मैंने आपको बताया कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है और फारसी भाषा किनके द्वारा, ईरानियों के द्वारा बोली जाती है। तो हमारी हिंदी किस भाषा का शब्द है, हमारी हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। आज पूछा जाएगा हिंदी किस भाषा का शब्द है, अरबी, फारसी, उर्दू या इब्रानी, तो हमारी हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फारसी कौन बोलते हैं, फारसी ईरान लोग बोलते हैं। जो ईरान लोग हैं जब हमारे देश में आए थे तो सिंधु नदी के आसपास ही आए थे, तो हमारी सिंधु नदी से ही हिंदी भाषा, सिंधु नदी के सिंधु शब्द से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो कैसे हुआ, सबसे पहले सिंधु शब्द आया, फिर सिंधु से हिंदू बना, फिर हिंदू से फिर हिंदू बना, हिंदू से हिंद बना और हिंद से हमारी हिंदी भाषा का नाम आया। फिर हिंदी का समय 1000 ईस्वी माना जाता है। कोई लेखक इसे 1200 ईस्वी से 1400 ईस्वी भी मानते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग समय दिया हुआ है। उसके बाद शुक्ल ने कहा था कि आरंभ में ही हिंदी की शुरुआत सिद्धों की वाणियों से मानी जाती। तो किसकी, शुक्ल ने किसकी वाणियों से हिंदी का जन्म माना है, हिंदी की शुरुआत किससे मानी है, किनकी वाणियों से मानी है, सिद्धों की वाणियों से शुक्ल ने हिंदी की शुरुआत मानी है। उसके बाद हरदेव बारी कहते हैं कि हिंदी मध्य देश की सारी बोलियों का समूह है। तो पूछा जाए कि हिंदी किन सारी बोलियों का समूह है, हिंदी मध्य देश की सारी बोलियों का समूह, यानी कि जो 18 बोलियां हैं इनका समूह उपबोली बना और इन्हीं उपबोलियों से हमारी हिंदी भाषा पहचानी जाती है। फिर हिंदी प्रदेशों की संख्या कितनी, 10 है। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। तो हिंदी भाषा की जननी किसे कहा जाता है, ये हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी की 5 उपबोलियां तथा 18 बोलियां मानी जाती है। इस प्रकार हमने आज हिंदी का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि हमारी हिंदी भाषा कैसी है। अब हम कल हिंदी की बोलियों का और उपबोलियों का डिटेल से मैं आपको पूरा चार्ट बना के समझा दूंगी। उसी चार्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो मैंने फैक्ट लिखाए हैं। आपको ऐसे वीडियो को पोस्ट करके इन सारी फैक्टों को नोट्स बना के नोट करना है, क्योंकि इन सारे फैक्टों से क्वेश्चन बने हुए हैं। आपको क्लास कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। और मेरा उद्देश्य ये है कि आप सभी को हमारी हिंदी भाषा के बारे में जानकारी मिले। और ये जो कक्षाएं हैं ये सभी एग्जाम को जिसमें हिंदी आती है उन सभी को टारगेट लेके मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्लास कैसी लगी बताएं और अब मैं हटूंगी, आप उतार लीजिए। राधे राधे।